नमस्कार व्यूअर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारी इस लर्निंग सीरीज मास्टरिंग इन एक्सेल में। जैसे कि आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया था जिसमें आप सभी को इन्फॉर्म किया गया था, अवगत किया गया था कि आज आपको एक और नई वीडियो इस सीरीज में देखने को मिलेगी और आज हम कवर करने जा रहे हैं कंडीशनल और लॉजिकल फंक्शंस को। तो व्यूअर्स, हम हैं अपने होम स्क्रीन पर, थिंक एजुएरा की होम स्क्रीन पर, जहां पर आप चैनल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्यूअर्स, हम हैं अपने फेवरेट पेज थिंक एजुएरा के स्किल फ्रेमवर्क पर, और ये स्लाइड हमारी हर एक प्रेजेंटेशन का पार्ट होती है जिससे आपको ध्यान रहे कि हम किस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं थिंक एजुएरा पर, ताकि आपको एक स्किल मिल सके, आप एक स्किल डेवलप कर सके और आप अपने इसे प्रयोग कर सके अपने डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज के चैप्टर को शुरू करें, जैसे कि हम हमेशा अपने प्रीवियस चैप्टर को रिकैप करते हैं, तो आज हम चैप्टर 5 को क्विकली रिकैप करेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में आप देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। डोंट वरी व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, तो जैसे आपको याद होगा, हमने चैप्टर 5 में अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। टेक्स्ट फंक्शंस के कुछ फैक्ट्स हमने कवर किए थे, और इसके बाद हमने इसमें कवर किया था लेन फंक्शन को, बहुत डिटेल में कवर किया था। इसके अलावा हमने कवर किया था अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन को, इन्हें बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कवर किया गया था। व्यूअर्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने लेफ्ट, राइट, मिड और टेक्स्ट फंक्शन में कॉन्केट और कॉन्केटिनेट दोनों को ही कवर किया था, और ये भी आपको बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्यूवर्स, इस कैटेगरी में हमने फाइंड, सर्च, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट ये फंक्शंस भी कवर किए थे। व्यूवर्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो टेक्स्ट फंक्शन में हमने मोस्टली जितने भी वाइडली यूज्ड फंक्शंस होते हैं उन्हें पूरी तरीके से कवर किया था, एग्जाम्पल्स के साथ कवर किया था, और आपको रिजल्ट्स भी शो किए थे। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, हमने टेक्स्ट फंक्शंस की पूरी और लिस्ट, एडिशनल फंक्शंस की लिस्ट भी आपको दी थी, और उनको शॉर्ट में आपको समझाया था। अगर आपको इनमें से वीडियो देखने के दौरान कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके व्यूअर्स, शुरू करते हैं चैप्टर 6, लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस। आइए सीखते हैं लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस क्या होते हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है, एक सिनेरियो क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है। एक लेमैन टर्म्स में इसे समझ लेते हैं ताकि हमें लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस को समझने में आसानी हो। जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, एक कंडीशन कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसको हमें एग्जामिन करना होता है, जिस सिचुएशन को हमें देखना होता है, और उसके बाद ही हम कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाते हैं। इसी स्थिति को या परिस्थिति को हम सिचुएशन या सिनेरियो कह सकते हैं, और डेली लाइफ में हम सिचुएशन, सिनेरियो
प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती ही रहती है। ओके व्यूअर्स, दूसरी कंडीशंस को समझने के लिए हमें समझना होगा मैटर ऑफ चॉइस को। तो ये मैटर ऑफ चॉइस क्या होता है? जहां पर आपकी मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल सिचुएशंस भी हों और मल्टीपल अल्टरनेटिव्स भी हों। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी पर्सन के ट्रेवल प्लान के बारे में। अगर किसी पर्सन को ए प्लेस से बी प्लेस पर ट्रेवल करना है, तो उसके सामने बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। जैसे कि टाइम कंस्टेंट एक सिचुएशन हो सकती है कि उसे कितनी जल्दी वहां पहुंचना है, उसके पास कितना समय है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करना है। अगर उसके पास टाइम ज़्यादा होगा तो वो हो सकता है ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को या ट्रांसपोर्ट के मीडियम को प्रेफर करे जो उसकी प्रेफरेंस का हो। परंतु अगर हो सकता है टाइम का कंस्टेंट है, उसे जल्दी पहुंचना है, तो उन्हें एयर फ्लाई ही करना पड़ेगा। इस तरह के सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है और आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है, दैट इज कॉल्ड मैटर ऑफ चॉइस। दूसरा, ट्रेवल प्लान में उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि कॉस्ट के हिसाब से, अगर वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो महंगे ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसे चूज कर सकते हैं। और अगर उनके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं या उनका बजट फिक्स है, तो वो उन मीन्स को चूज करेंगे जो उनके बजट में फिट होते हों। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस भी हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मैटर ऑफ चॉइस। और इस मैटर ऑफ चॉइस को कंडीशंस में हम किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स में यूज करेंगे वो हम समझेंगे। पहले अभी हम एक लेमन मैन्स की तरह इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर ऑफ चॉइस क्या होता है, हमें चॉइसेस क्यों करनी पड़ती हैं, सिचुएशंस कहाँ से आती हैं, अल्टरनेटिव कहाँ से आती हैं, हमारे सामने होती है, हमें उनमें डिसीजन लेने होते हैं। तीसरी चीज किसी के ट्रेवल प्लान में हो सकती है उसकी कंफर्ट प्रेफरेंसेस। अगर टाइम कंस्ट्रेंट्स को, कॉस्ट पर्सपेक्टिव को उन्होंने देख लिया है, तो हो सकता है कि उनका थर्ड पैरामीटर या थर्ड सिचुएशन जिसको वो एनालाइज करना चाहें, वो हो सकता है उनका कंफर्ट प्रेफरेंसेस। हो सकता है कोई एयर फ्लाई करने में कंफर्ट है, हो सकता है किसी को ट्रेन से सफर करना अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को बाय रोड ट्रिप अच्छी लगती हो। तो इन सारी सिचुएशंस को कंसिडर करके देखिए, यहाँ पर एक ट्रेवल प्लान में मोटा मोटा हमने तीन सिचुएशंस को डिस्कस किया। हमने टाइम को देखा कि हमारे पास कितना टाइम है, दूसरा हमने देखा कि हमारा बजट क्या है, हमारी लिमिट कितना हमें अलाउ करती है, कितना बजट हमारा है जो हम ट्रेवल पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमने तीसरी सिचुएशन को एनालाइज किया जो है हमारा कंफर्ट प्रेफरेंसेस। और इन तीनों कंस्ट्रेंट्स के अपने अपने अलग डिसीजंस हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखना है तो ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स हैं। कॉस्ट पर्सपेक्टिव को देखना है तो ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग मीन्स हैं सभी की कॉस्ट अलग होगी। कंफर्ट प्रेफरेंसेस हमारे इन दोनों पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, परंतु हमें अपने कंफर्ट को अलाइन करना होगा अपने दोनों कॉस्ट पर्सपेक्टिव और टाइम कंस्ट्रेंट, यानी कि हमें सारी सिचुएशन को भी एक साथ मिलाकर फिर डिसीजन लेना पड़ सकता है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है व्यूअर्स। सो अब कंडीशंस को, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं। ये सारी हमारे लिए कंडीशंस हैं एक ट्रेवल प्लानर के लिए। टाइम कंस्टेंट, कॉस्ट पर्सपेक्टिव, उसकी कंफर्ट कंफर्ट प्रेफरेंसेस एक कंडीशंस हैं, और कंडीशंस के बेस पर जो वो कंडीशंस को कंपेयर करता है और उसके बेस पर वो डिसीजन लेता है, और टू चूज द बेस्ट फिट ऑप्शन, मे बी कि एयर फ्लाई करना है, मे बी कि ट्रेवल थ्रू द ट्रेन करना है, मे बी ट्रेवल बाय द रोड और रोड ट्रिप करना है। तो इस तरीके से कोई भी सिचुएशंस होती हैं या कंडीशंस होती हैं या सिनेरियो होते हैं, उसके पास अगर हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, तो इन सभी को कंपेयर करके हम जो बेस्ट फिट या बेस्ट सूट जो हमारा अल्टरनेटिव होता है हम उसे चूज करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कंडीशंस कहते हैं।
लेमेंस लैंग्वेज में, और इसको टेक्निकल में कैसे कंसिडर करते हैं हम आगे देखेंगे। अभी आपने समझा होगा व्यूअर्स कि इस जो मैटर ऑफ चॉइस में हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, अल्टरनेटिव्स आते हैं, कंपेयर करके बेस्ट चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता है आपका अ डिसीजन पॉइंट। एक डिसीजन पॉइंट आता है कंडीशंस में, जब हमारे सामने कंडीशंस होती हैं, उनके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमें कोई एक डिसीजन लेना होता है। तो आप ये समझिए कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन है या कोई कंडीशंस है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। उन सिनेरियोज को आप कंपेयर करेंगे, और उन कंपैरिजन के बेस पे जो आपका बेस्ट फिट अल्टरनेटिव्स है, उसके लिए आप डिसीजन लेंगे, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट किसी क्लास में एग्जामिनेशन के दौरान फेल या पास हुआ है, तो आपको ये डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन आप कैसे लेंगे? उसके मार्क्स ऑब्टेन के बेस पे, कि उसने उसके पास जितने भी सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स में उसके कितने 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 मार्क्स आए हैं, उन सभी को कंपेयर करके आप ये देखेंगे कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, डिवीजन लाने के लिए मार्क्स कितने होते हैं, टॉप होने के लिए क्या उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। ये सारी चीजें आप, ये कंडीशन है आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स आपकी कंडीशन है, और आपके पास उससे रिजल्ट, उसके क्या रिजल्ट है, यानी कि वो स्टूडेंट फेल हुआ है या पास हुआ है, उस स्टूडेंट्स की क्या डिवीजन है, उसके क्या ग्रेड्स हैं, क्या वो, और क्या उसने टॉप किया है, क्या उसने क्लास को टॉप किया है। तो ये एक स्टूडेंट्स के, अगर आप मार्क्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशंस टेक्निकली आपके सामने आ सकती है। हमने एक लेमेंस की चीज को समझा, दूसरा हमने टेक्निकल को समझा है कि किस तरीके से सिचुएशन आपके पास टेक्निकल भी आ सकती है। तो इस सिचुएशंस में, जिस तरह की आपने एक ये स्टूडेंट्स वाला एग्जांपल हमने यहाँ पर सीखा, कि एक स्टूडेंट्स अपनी क्लास में एग्जामिनेशन के बाद पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर वो पास हुआ है तो उसकी डिविजन्स क्या है, उसके ग्रेड्स क्या है, और फाइनल डिसीजन में भी कि क्या उसने क्लास को टॉप किया है या उसकी क्लास में कौन सी पोजीशन है। इस तरह के डिसीजन आपको टेक्निकली एक्सेल में लेने होते हैं। और ये सारे डिसीजंस जब आप एक्सेल में लेते हैं, तो इनको आप मैनुअली नहीं लेते, इसके लिए कुछ फॉर्मूला और फंक्शंस बने हुए हैं व्यूअर्स। और इन्हीं फॉर्मूला और फंक्शंस को हम कहते हैं लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस, क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं किसी कंडीशन पर बेस होते हैं, किसी लॉजिक पर बेस होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि मार्क्स, स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसकी कंडीशन है, और उस कंडीशंस के डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि वो फेल पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर पास हुआ है तो उसके डिवीजन और ग्रेड्स क्या है, या फिर क्या उसने क्लास में टॉप किया है, या उसकी क्या पोजीशन है। आशा करता हूँ व्यूअर्स कि आपको हर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कंडीशंस क्या होती हैं, सिनेरियोज क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, कंपैरिजन हम उनको क्यों करते हैं, बेस्ट फिट चूज करने के लिए कंपैरिजन करते हैं, और फिर हम एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। यही सारे काम एक्सेल में जब हम करते हैं, तो वो कुछ फंक्शंस के द्वारा करते हैं, और उन फंक्शंस को हम लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस किसी न किसी लॉजिक पर, किसी न किसी कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, और फाइनली आपको कुछ रिजल्ट जनरेट करके देते हैं आपकी कंडीशंस के बेस पर, आपके अल्टरनेटिव्स के बेस को उनको कंपेयर करने के बाद। आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि हमने कहा है कि हम कभी भी अपने लेक्चर्स में बिना कॉन्सेप्ट के बात नहीं करते, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको कंडीशंस समझ में आ गई होंगी। आइए व्यूअर्स आगे थोड़ी बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस इन टेक्निकल फ्लो, कि एक्सेल में अगर हम कंडीशंस की बात करें, क्योंकि एक्सेल में भी जब हम डेटा मैनेज करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मैं कहूंगा, उस समय आपके सामने वेरियस कंडीशंस आती हैं।
और इस कंडीशंस को जब एक्सेल में आप लॉजिकल फ्लो में देखते हैं या टेक्निकल फ्लो में आप देखते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें देखते हैं, आप थोड़ा लेमेंस लैंग्वेज से हटकर थोड़ा सा टेक्निकल वे में समझेंगे और इजी वे में समझेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ही होती है लर्निंग मेड सिंपल। ओके, लेट्स जस्ट सी दिस। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ का मतलब कुछ नहीं कि यदि ये है तो क्या करना है, यदि ये नहीं है तो क्या करना है। बहुत सिंपल है, यदि ये सिचुएशन है तो ये करिए, ये सिचुएशन नहीं है तो ये करिए। ये इसमें क्या करता है, देखिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट शुरू हुआ है, यहाँ पर कंडीशन आती है हमारी। सबसे पहले कंडीशन आती है कि कंडीशन क्या है। अब कोई कंडीशंस को जब आप इवेल्युएट करते हो तो देखेंगे कि वो कंडीशन अप्लाई हो रही है या वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, कोई तीसरी सिचुएशन तो नहीं हो सकती। किसी कंडीशन, कोई कंडीशंस आपके उस सिचुएशन में, जिस जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में कोई कंडीशन अप्लाई हो सकती है या अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करने के दौरान लेट्स से आपके पास जिस बाइक को या कार को आप ड्राइव कर रहे हैं उसका आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। वैसे तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि लॉ आपको ब्रेक करने चाहिए, आपको पूरे लॉ फॉलो करने चाहिए। तो मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस घर पर भूल गए, आपके पास इंश्योरेंस है गाड़ी का लेकिन आप उसे घर पर भूल गए हैं। अब क्या सिचुएशन हो सकती है, आप ड्राइव कर रहे हैं, ये आपकी एक सिचुएशन है। या आपकी एक इस सिचुएशन में आपके पास कंडीशन आ सकती है कि हो सकता है आपको ट्रैफिक हवलदार रोक ले। आपको ट्रैफिक हवलदार रोकेगा तो आपसे हो सकता है वो इंश्योरेंस मांग ले, और अगर वो इंश्योरेंस आपसे मांगता है, आप इंश्योरेंस नहीं दिखा सकते, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास दो रिजल्ट उसके हो सकते हैं। यानी आप ड्राइव कर रहे हैं, ये आपकी सिचुएशन है, कंडीशन ये है कि आपके पास इंश्योरेंस अभी नहीं है, प्रेजेंट में आपके पास नहीं है। तो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हवलदार आपको चेक करे, अगर चेक करेगा तो वो क्या कहेगा, आप इंश्योरेंस गाड़ी का आपसे मांगेगा। अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं दिखा पाओगे तो क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशंस दो ही हो सकती हैं, उसके रिजल्ट्स दो ही हो सकते हैं। या तो वो आपका चालान काट देगा, या हो सकता है आपकी बात मान ले कि ठीक है आप सॉफ्ट कॉपी मंगवा लीजिए और मैं उसको देख लेता हूं तो आपको मैं छोड़ दूंगा। तो कंडीशंस, या तो चालान आपका कट जाएगा या चालान आपका नहीं कटेगा। तो इसी सिचुएशन में देखिए कंडीशंस होती हैं। जब कोई कंडीशन आती है तो वो कंडीशंस को चेक होता है, राइट। जैसे उस वो हवलदार हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, वो एक कंडीशन चेक कर रहा है कि इनके पास सारे कंप्लायंटरी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब ये गाड़ी चला रहे हैं तो इनके पास लाइसेंस है, इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, या बाकी की जितनी भी चीजें वो चेक करते हैं, वो सारी चीजें वो चेक करेंगे, वो हमारी कंडीशन है, वो कंडीशन चेक कर रहा है। अगर हमारे वो चेक करके पाता है कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो हमारा चालान काट देगा और बात खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे, राइट। नहीं तो वो क्या कहेगा कि नहीं आप ठीक है, आप कह रहे हो आपके पास इंश्योरेंस है, आप मुझे ऑनलाइन मंगा दीजिए, सॉफ्ट कॉपी मंगा दीजिए, मैं चेक कर देता हूँ, आपका ट्रू हो जाएगा, आपके पास इंश्योरेंस, आपका ट्रू हो गया कि कंडीशन हाँ इंश्योरेंस है, मैं आपको जाने दूंगा। तो इस तरीके से ये लेवेंस में हो गया। लेकिन अगर हम एक्सेल में इसे समझे, देखिए क्या होता है, कंडीशंस आती है किसी फॉर्मूला और फंक्शंस में, वो फॉर्मूला और फंक्शन उस कंडीशंस को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, जिसके लिए आप, जिस सिचुएशन के लिए आप, जिस कंडीशन के लिए आप उसे चेक कर रहे हैं, तो वो आपको आपको बताना पड़ता है कि फिर क्या करना है। कोड में आपको बताना होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो क्या करना है। जैसे कि इस केस में ट्रैफिक हवलदार अगर कंडीशन डॉक्यूमेंट की ट्रू हो गई है कि इंश्योरेंस उनके पास है, तो उनको जाने देगा, आपका एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फेल हो जाती है, उसको इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है, आपके ऊपर कुछ एक्शन लेगा, तब आपको जाने देगा, राइट। तो आपके दो रूट्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस यूज करते हैं या कंडीशनल फंक्शन एक्शन में यूज करते हैं, तो वहां पर हमारे पास कंडीशन होती है, और उस कंडीशन, या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या वो कंडीशन फॉल्स होती है। अगर ट्रू होती है तो क्या करना है, फॉल्स होती है तो क्या करना है, ये फंक्शंस आपको एक्शंस डिसाइड करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कहते हैं। आइए व्यूअर्स इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, एक कंडीशन नहीं, पहले आप एक कंडीशन चेक करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे,
फिर तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, मे भी हो सकता है कई कंडीशंस हो, जैसे कि इसी तरह से ट्रैफिक हवलदार के केस में कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, आप कहते हैं है तो, लेकिन मेरे पास नहीं है। पहले उसने चेक किया कि है या नहीं है, अगर नहीं होता तो वैसे ही वो आपका चालान कर देगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं मेरे पास इंश्योरेंस है लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, फिर वो कहता है ठीक है, सेकंड कंडीशन में जाता है, ठीक है आप मुझे सॉफ्ट कॉपी मंगवा के दीजिए। फिर वो चेक करता है कि क्या आपने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है। जी हाँ, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है सेकंड कंडीशन में, तो वो कहता है सॉफ्ट कॉपी को वैलिडेट करेगा और उस नंबर्स को वैलिडेट करके वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपका इंश्योरेंस वैलिड है, तो वो आपको जाने देगा। ये दो कंडीशंस हो गई। हो सकता है कि इसी तरीके से एक्सेल में जब आप कोई फॉर्मूला और फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं तो कई बार आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं, एक के बाद एक कंडीशन चेक करनी होती हैं। और उसी सेंस में जिस तरह से हम लेवेंस में इसको चेक कर रहे थे ट्रैफिक हवलदार का एग्जांपल लेके, उसी तरीके से हम एक्सेल में कर सकते हैं। लेट्स से अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के पास और फेल होने की। तो देखिए पहली कंडीशन होती है कि पहले हम देखेंगे कि ये सिचुएशंस हो सकती है अगर हम उसके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन हो सकती है कि सबसे पहले चेक करो कि उसके मार्क्स कितने हैं, हर एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने हैं, या ओवरऑल उसके कितने मार्क्स हैं और कितनी परसेंटेज आ रही, कितनी परसेंटेज उसने अटेंड किए हैं, ओवरऑल कितनी परसेंट अटेंड किए हैं। उसके बेस पे डिसाइड होगा कि वो स्टूडेंट्स पास है या फेल है। अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो क्या करना है, या स्टूडेंट इस कंडीशन को थोड़ा सा हम यहाँ से रिफर कर दीजिए, इस कंडीशन को यहाँ पे आप ट्रू में मान लीजिए। अगर ट्रू हो जाता है, पास हो जाता है, तो लेट से सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि उसकी डिवीजन क्या है। अगर उसकी डिवीजन टैग हो जाती है तो फिर थर्ड कंडीशन चेक करनी है कि लेट से हम उसको देखना चाहते हैं कि वो टॉपर है या नहीं है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिजल्ट कंडीशंस में मल्टीपल चीजें चेक कर सकते हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स आप उससे देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजों में, यानी कि जब आपके पास कंडीशंस आती हैं, कंडीशन आपकी एक भी हो सकती है और उसके बेस पे आप रिजल्ट दे सकते हो कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट लेके आओ, और कंडीशंस फॉल्स होती है तो ये रिजल्ट लेकर आओ। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंडीशन है, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करो, फिर तीसरी कंडीशन को चेक करो और फिर मुझे रिजल्ट दो। या ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट ये दे दो, सेकंड कंडीशन का रिजल्ट ये दे दो, थर्ड कंडीशन का रिजल्ट ये दे दो। तो आपको, आप एक कंडीशंस को एक बार चेक कर सकते हैं, आप मल्टीपल कंडीशंस को एक बार चेक कर सकते हैं, या हो सकता है आप सीक्वेंस में चेक करें। तो इस तरीके से आपके पास एक्सेल में भी जब आप ये लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस यूज करते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस आपके पास आती है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अभी तक व्यूअर्स हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, फ्लो को इसमें फ्लो चार्ट से हमने फ्लो को समझने की कोशिश करी कि किसी कंडीशंस का फ्लो जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो कैसे होता है। अब व्यूअर्स थोड़ा सा इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल में जाएं, इन फंक्शंस को समझें, ये फंक्शंस कौन कौन से हैं और क्या होते हैं और इन्हें हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देखें उससे पहले थोड़े से क्विक फैक्ट देख लेते हैं। कंडीशनल फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन सेल। देखिए कंडीशनल जो फंक्शन होते हैं वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कुछ सेल्स के बेस पे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं डिटेल में कि एक्सेल में ज़्यादातर चीज़ें एड्रेसिंग के ऊपर बेस्ड है, रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। तो जहां पर आप सेल्स की बात समझते हैं या रेंज की बात, सेल्स की मैं बात करता हूं या रेंजेस की बात करता हूं, तो वहां पर मैं एड्रेसेस की ही बात कर रहा हूं इनडायरेक्टली। आप इस चीज को समझिए। तो अभी ये क्या कह रहा है सबसे पहले फैक्ट में कि कंडीशनल फंक्शंस कुछ कैलकुलेशन करते हैं सेल्स के बेस पे या रेंज ऑफ सेल्स के बेस पे टू मीट अ सर्टेन कंडीशन। किसी कंडीशंस को चेक करने के लिए ये फंक्शंस किसी सेल्स पे या रेंज ऑफ सेल्स पे ऑपरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टू चेक अ कंडीशन कि वो कंडीशंस ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। और उसके बेस पे आप उस एक्सेल को बताते हैं कि ट्रू होने पर ये करिए, फॉल्स होने पर ये करिए। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये फंक्शंस अलग अलग आउटपुट आपको दे सकते हैं या रिजल्ट दे सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपने कंडीशन के सेटिस्फेक्शन होने पर क्या क्राइटेरिया दिया या क्या रिजल्ट आप चाह रहे हैं, या कंडीशन के ना सेटिस्फाइड होने पर आप क्या
रिजल्ट चाह रहे हैं। तो दो रिजल्ट होते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रिजल्ट दो, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मुझे ये रिजल्ट दो। आइए आगे बात करते हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं वो किसी न किसी लॉजिक पे ऑपरेट होते हैं। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कंडीशंस का, सिचुएशंस का, ट्रेवल प्लान का, राइट। तो ट्रेवल प्लान को उसने कैसे किया, लॉजिक्स यूज किए, कुछ उसने देखे कि क्या क्या मीन्स हो सकते हैं, उन मीन्स को लेने के लिए मुझे क्या क्या देखना है, मुझे अपना टाइम कंस्ट्रेंट देखना है, मुझे अपना प्रेफरेंसेस देखनी है, मुझे अपना बजट देखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक्सेल में जब ये फंक्शंस को हम यूज करते हैं, ये किसी लॉजिक पे या किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके जो है कंडीशंस हैं चेक होती हैं, उस क्राइटेरिया पे चेक होती हैं, और उस क्राइटेरिया के बेस पर भी फिर ये फंक्शंस आपको रिजल्ट्स देते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन में समझेंगे, मैं आपको क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा। आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो पर। ओके व्यूअर्स, अगला आपकी फैक्ट देख लेते हैं। द लॉजिक्स आर चेक्ड और वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब हम फंक्शंस यूज करते हैं तो फंक्शंस में रेफरेंसेस यूज होते हैं, ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर इन फंक्शंस में ज्यादातर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होता है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, क्राइटेरिया को कंपेयर करना है, सिचुएशन को कंपेयर करना है विद द कंडीशंस, कंडीशंस को चेक करना है आपके क्राइटेरिया के साथ। तो आप ऑब्वियसली कंपैरिजन ऑपरेटर्स इसमें यूज करते हैं। इनके इन फंक्शंस के जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होते हैं, ये पहले चेक करते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि पहले कंडीशंस को चेक करेंगे कि कंडीशंस ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ऑब्वियसली जब कंडीशन को चेक करेगा तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है। तो इसलिए फंक्शंस पहले कंडीशन को चेक करता है, कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो एक एग्जीक्यूट दूसरा स्टेप्स लेता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई और स्टेप्स लेता है, जैसे कि आप फंक्शंस में डिफाइन करेंगे। ओके, एक चीज व्यूअर्स आप ध्यान में रखिएगा, कई बार लोगों को ये चीजें पता नहीं होती और वो बड़ा एक्सेल में गड़बड़ा जाते हैं। उनको कुछ एरर कोड्स नजर आते हैं, कुछ फंक्शंस वो अप्लाई करते हैं तो कुछ फंक्शंस वो देखते हैं कि कुछ सेल्स में तो रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन कुछ सेल्स में उनको कुछ अलग अलग से साइंस दिखाई दे रहे हैं। इन साइंस को कहते हैं एरर कोड्स। और व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एरर कोड्स पे मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि एक्सेल में करीब 16-17 एरर कोड्स होते हैं। और उस एरर कोड को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आया, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको एरर कोड के बारे में जानकारी होगी। अगर आपको एरर कोड पर वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो व्यूअर्स, कुछ फंक्शंस कंडीशंस को चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स के बेस पे आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन कई बार अगर उनकी कंडीशंस ही अप्लाई नहीं हो रही हैं, या जो आपने फंक्शंस लगाया है वो उस कंडीशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। और तो फिर एक्सेल क्या करता है, क्योंकि वहां पर एक्सेल को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है, तो जो वो डिसीजन नहीं ले पाता है तो वो एक एरर कोड जनरेट करके आपको एरर कोड का रिजल्ट, एरर कोड आपको डिस्प्ले करता है एज अ फंक्शंस के रिजल्ट की तरह। अब यही एरर कोड आपको समझने होते हैं कि ये एरर आई है, इस एरर कोड का ये मतलब होता है, तो मुझे इसको रिजोल्व करने के लिए या तो मेरे डेटा में कोई प्रॉब्लम है, या मैंने फंक्शंस को, मेरे डेटा के में कोई प्रॉब्लम है, या वो डेटा जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है। और इसे हम समझेंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए ये जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं और कंडीशनल फंक्शंस होते हैं, ये एडवांस कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा, अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम लॉजिक यूज कर रहे हैं, हम क्राइटेरियाज यूज कर रहे हैं, और कंपैरिजन यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हैं ये फंक्शंस। हालांकि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आज आप इन फंक्शंस को आराम से सीख कर जाएंगे, और आपको फ्यूचर में इन्हें यूज करने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। आइए व्यूअर्स, आप देख लेते हैं लॉजिकल फंक्शंस या कंडीशनल फंक्शंस की लिस्ट को। देखिए मैं अलग अलग कैटेगरी में इनकी बात करूंगा। सबसे पहले लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन, दोनों एक ही सिनोनिमस टर्म्स है। सबसे पहला फंक्शन है इसमें एंड। देखिए एंड फंक्शन क्या करता है, जैसे
आप कहते हैं, आप किसी दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप उसको कहते हो कि मुझे ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो ये एंड है कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि आपको सब कुछ चाहिए। कुछ भी अगर उसमें से नहीं होगा तो हो सकता है आप वहां से सामान ही ना लें, राइट। आप ये कहेंगे कि नहीं, अगर ये नहीं है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से एंड फंक्शन काम करता है। एंड फंक्शंस में आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, यानी कि जो भी कंडीशंस आप लगा रहे हैं और उनके जो भी क्राइटेरिया है, अगर वो सारे ट्रू करेंगे, यानी कि जब आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने के लिए गए, आपने उसको 5 आइटम्स की लिस्ट दी, आप कहते हैं मुझे ये 5 चीजें चाहिए, और वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास 3 ही है, 2 नहीं है, तो आप हो सकता है दुकानदार से वो 3 चीजें ले लें और 2 कहीं और से ले ले। लेकिन मैं आपको डिफरेंस क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेल में जब आप एंड फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि अगर आप उसे 5 आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो वो पांचों के पांचों आर्ग्यूमेंट ट्रू होने चाहिए, तभी एक्सेल उसको ट्रू मानेगा, और तभी उसके ट्रू वाले एक्शंस को, या जो भी कॉल ऑफ एक्शन आपने दिया हुआ है कि ट्रू के बाद क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो वो उसे रिटर्न कर देगा, उसको फॉल्स मानेगा, और फॉल्स पे आपको, यानी कि वो मानेगा कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि आपने 5 चीजों की डिमांड की है, 5 चीजें आपके पास दुकानदार के पास नहीं है। इसी तरीके से एक्सेल में आपने इस एंड फंक्शन में 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, 5 पैरामीटर्स पास किए हैं, 5 कंडीशन, 5 क्राइटेरियाज दिए हैं, लेकिन पांचों क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहे हैं। अगर पांचों में से कोई एक भी मैट नहीं हो रहा हो तो ये फंक्शन फॉल्स मानेगा। वो ये कहेगा कि ये मेरी कंडीशंस जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती हैं, और वो फॉल्स वाले रिजल्ट को आपको जनरेट करके देगा। ये चीज समझिए, एंड का मतलब होगा ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी सभी सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ये होता है एंड। और की बात करते हैं, अब और पे आ जाते हैं, सेम एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि दुकानदार को आपने 5 आइटम्स की लिस्ट दी, वो कहता है कि 3 मेरे पास है, 2 मेरे पास नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप, ये और वाली कंडीशन हो गई, तो आप और कंडीशन लगा सकते हैं कि ठीक है, अगर मैंने 5 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया भी अगर ट्रू हो जाता है तो आप मुझे इसको ट्रू मान लीजिए। यहाँ पर केवल, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहा कि उसके बाद 3 आइटम्स है, लेकिन इस और फंक्शंस क्या करता है कि वो, अगर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आपने लेट से 5 आर्ग्यूमेंट्स और में भी आपने पास किए, लेकिन और के ऑपरेटिंग कैसे डिफरेंस है एंड से, एंड सभी को मैच करेगा और सभी ट्रू होंगी, तभी आपके ट्रू वाले रिजल्ट पे जाएगा, नहीं तो फॉल्स वाले रिजल्ट पे चला जाएगा। लेकिन और में क्या होता है कि और में आप जितने भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जितने भी क्राइटेरिया और कंडीशंस दे रहे हैं, उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो उसको ट्रू वाले स्टेटमेंट पे चला जाएगा और फॉल्स वाले पे नहीं जाएगा। तो एंड, अगर आपने सारी कंडीशंस चेक करनी है, सारी चेक तो दोनों में सारी होंगी, लेकिन चेक करने के बाद ये डिसाइड हो रहा है कि कितनी कंडीशंस मैच हो रही हैं। एंड में सारी मैच होनी चाहिए और में कोई एक भी मैच होनी चाहिए तो चल जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है एंड और का। नॉट, नॉट थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको हम समझेंगे अभी अपने एग्जाम्पल में। नॉट में लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी ऐसी है कि जैसे मैं कहता हूँ, देखिए मैं एक एग्जांपल से बहुत आसानी से इसको समझाता हूँ अभी, और हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे। यदि हम एक रिजल्ट, स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना रहे हैं, रिजल्ट हमने बना लिया, उसकी परसेंटेज ऑफ ऑप्टेन मार्क्स आ गई, पास फेल आ गया, उसकी डिवीजन आ गई। अब हमें क्या करना है, ये देखना है हमने कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, किसी भी डिवीजन में पास हुए हैं लेकिन पास हो गए हैं, तो हमने उनको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देना है। और जो पास नहीं हुए हैं उनको हमने कहना है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, दो कंडीशंस है हमारे पास कि स्टूडेंट्स अगर पास है, चाहे डिवीजन उसकी कोई भी हो, डिवीजन फर्स्ट भी हो सकती है, वो टॉप भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन हो सकती है, या खाली पास हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर फेल नहीं हुआ है, अगर स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, यानी फेल नहीं हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, पास हुआ होगा, और पास हुआ होगा तो उसकी कोई एक डिवीजन होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, अगर फेल ना हो तो इस कंडीशन में हम नॉट यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि नॉट फेल, अगर स्टूडेंट्स हमारा नॉट फेल है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज दो, उसकी क्या डिवीजन है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, पास है बंदा। तो हम डायरेक्टली ना कह के हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पास हुआ है, पास ना हुआ है, हम ये कह के कह रहे हैं कि फेल नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा लॉजिकल है। कई बार लोग कहते हैं कि हम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, देखिए एक तरीका है चीजों को करने का।
आप एंड और से उसको पास को चेक कर सकते हो। हमने नॉट एक क्राइटेरिया, देखिए नॉट क्राइटेरिया क्यों लगाया है, हो सकता है आप डिवीजन 4 है आपके दिए हुए, ठीक है, अब आप चार और डिवीजन के लिए फंक्शन नहीं लगाना चाहते कि फर्स्ट डिवीजन है तो ये वाला मैसेज, अगर स्पेसिफिक मैसेज भेजना चाहते हैं तो अलग बात है, तब आप डिवीजन पे जाएंगे। नहीं तो सिर्फ आपने ये देखना है कि पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि फेल नहीं हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज दो, राइट। तो इस सिचुएशन में हमें कंडीशन को थोड़ा शॉर्टन करना होता है, हमें पास की सारी कंडीशन चेक नहीं करनी है, नहीं फेल होने की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से नॉट यूज होता है। तो नॉट का मतलब है कि जो कंडीशन आप दे रहे हैं, जैसे फेल नहीं है तो, स्टूडेंट्स फेल नहीं है तो, इस तरीके से नॉट को यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है इफ कंडीशंस। देखिए इफ कंडीशन क्या होती है, इफ फंक्शन, अभी एंड और नोट आपको, मुझे आशा करता हूं कि तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इफ की बात करते हैं। इफ फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन चेक करता है, मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकता है, ये नेस्टेड इसमें जा सकते हैं। इसमें कहते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स अगर फेल हो, अगर पास हुआ है तो चेक करो कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या डिवीजन है। अगर उसकी ये डिवीजन है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेटरी फर्स्ट डिवीजन है, अगर ये वाली डिवीजन है तो ये वाला कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजो, ये और ये अगर ये वाला सेकंड डिवीजन है तो ये वाला कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजो। अगर आप और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं तो इफ कंडीशन में आप किसी एक के बाद एक कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, नेस्टेड कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने चेक किया स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, फेल हुआ है तो उसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम भेज दो, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पास हुआ है तो चेक करना है उसकी कौन सी डिवीजन आई है, उस डिवीजन के हिसाब से उसको आपने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजने हैं। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशंस, नेस्टेड कंडीशंस, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये सारे फंक्शंस कहीं पर यूज कर रहे हैं तो कई बार होता है कि मेरे डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे एक्सेल का जो रिजल्ट है, जो फॉर्मूला का या फंक्शन का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक सिंपल रूल है, अगर आप किसी वैल्यू को, मैथमेटिक्स में नहीं कहूंगा, मैथमेटिक्स में है लेकिन एक्सेल में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, यानी किसी वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो एरर जनरेट करता है, क्योंकि किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड, अगर लॉजिकली बात करें तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या वही वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम किसी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो वैल्यू जीरो हो जाती है, राइट। तो क्या यहाँ पर अगर किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करें तो क्या उस वैल्यू को जीरो कर देना चाहिए, नहीं। इसी तरह इसलिए एक्सेल इस तरह के फंक्शंस को, अगर आपने फॉर्मूला या फंक्शन इस तरह का यूज किया है जिसमें किसी वैल्यू को आप डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो, तो एक एरर कोड जनरेट होके आपके आ जाता है। यानी एक्सेल आपको बताता है कि मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की है, आप नहीं की है क्योंकि या तो आपकी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम है, या सेल जो फॉर्मूला या फंक्शन का जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको एक ये एरर कोड जनरेट करके दे रहा हूँ। फिर आपको जितने एरर कोड आएंगे जिन भी सेल्स में, आपको वो एरर कोड चेक करके समझना होगा कि ये एरर कोड क्यों आया है, या तो आपको अपने डेटा को ठीक करना होगा या फॉर्मूला के ऑपरेटिंग को ठीक करना होगा या चेंज करना होगा। तो आपको एरर कोड्स ये बताते हैं। देखिए ये जो इज एरर इफ एन ए फंक्शन है, मैं आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज एरर, इफ एरर और जो इफ एन जो फंक्शंस हैं, ये डील करते हैं कि अगर आपने एंड और नॉट इफ यूज किया हुआ है कहीं पर और ये वाले कोड्स कहीं जनरेट हो रहे हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए आप ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। देखिए इफ एरर फंक्शन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है एक्सेल में, कुछ समय हो गया है, लेकिन ये इज एरर और इफ एन के बाद आया है। क्योंकि सबसे पहले इज एरर फंक्शन यूज होता है, इज एरर में एक प्रॉब्लम थी कि इज एरर में पहले आप चेक करते थे कि क्या जो फॉर्मूला या फंक्शन में यूज कर रहा हूं इससे कोई एरर जनरेट हो रही है। अगर एरर जनरेट हो रही है तो वो कहता है कि क्या करना है, और एरर जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर आपको वो फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ता था कि ठीक है पहले चेक करो, इस फॉर्मूला लगाया, फिर वो आप पूछते थे कि इसके रिजल्ट्स में कुछ एरर है, अगर एरर है तो क्या करना है, एरर नहीं है तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो, यानी दो बार देना पड़ता था आपको। यानी आपका जो फंक्शंस है वो बहुत लेंदी हो जाता था। इसको शॉर्टन करने के लिए इन्होंने इफ एरर लगाया। अब ये सीधे कहता है कि इफ एरर और ये वाला फंक्शन लगाओ,
अगर ये फंक्शन ऑपरेट कर रहा है तो ऑपरेट करने दो, एरर आ जाती है तो क्या करना है, सिर्फ एक ही बार लगाना होता है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो इज एरर है, इफ एरर है, इज एरर है, इफ एरर है और इफ एन है या इफ इज है, ये सारे के सारे फंक्शंस आपको एरर हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। ओके व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन और टेक्निकल वाले पार्ट में, जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर हम एक्चुअल में आपको सिनेरियो के साथ समझाते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शंस यूज होंगे, किस तरीके से अप्लाई होंगे, लॉजिकली अप्लाई होंगे, और इन फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद आप किसी जिस भी सिनेरियो को आप हैंडल कर रहे हैं उससे क्या वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। आइए व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस की, और मैं आपको इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। आशा करता हूं आपको अब व्यू क्लियर दिख रहा होगा। व्यूअर्स देखिए, ये एनालाइज करते हैं, एक डेटा है हमारे पास। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो जो वी लुकअप और एच लुकअप वाली वीडियोस थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, यही सेम एग्जाम्पल हमने यूज किया था और उसी एग्जाम्पल को हम आगे इसमें बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने यूज किया था कि किस तरीके से एक स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं आपकी, हम उसको मास्टर टेबल में कंबाइन करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि स्टूडेंट्स की जो मार्क्स की टेबल्स हैं, वो मार्क्स की टेबल्स ये मास्टर टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स है। उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो उसके क्लास टीचर्स फिल करते हैं, और इन सब्जेक्ट्स में जो भी मार्क्स उन्होंने अटेंड किए हुए हैं वो मार्क्स अवेलेबल होते हैं। इन मार्क्स को हमने सभी टेबल से वी लुकअप या एच लुकअप जो भी एप्लीकेबल हो रहा है आपकी कंडीशंस में, यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिए है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने वी लुकअप से अभी इन टेबल से हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं, कंबाइन कर दिए हैं। अब व्यूअर्स देखिए, हमें यूज करने हैं लॉजिकल फंक्शंस। अब इस स्टूडेंट्स का ये डेटा हमारे पास है, स्टूडेंट्स के एक्चुअल मार्क्स हमारे पास हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अब हमने कई सारे डिसीजंस पर पहुंचना है, और देखिए सबसे पहली हमारी एक कंडीशन है हमारे पास कि जब हमारे पास सारे मार्क्स आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं, देखिए लेट्स से एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन आती है। मार्क्स कलेक्ट करने के बाद मुझे एक कंडीशन दी हुई है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के, हम एक बोनस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, हम पहले सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स के हर एक सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं, उसके लिए एक बोनस मार्क्स का एक क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। एक कंडीशन है, जब हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं तो सेकंड उसका क्राइटेरिया कंडीशन है बोनस मार्क्स का। और बोनस मार्क के क्राइटेरिया कंडीशंस की टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, यूजर पहले से समझते हैं। देखिए ये टेबल क्या कह रही है, मेरे पास तीन कंडीशंस हैं, 1 2 3। तीन कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन का क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये कह रहा है कि मेरे मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में यदि और लगाया, देखिए एंड नहीं लगाया है, और लगाया है, ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन है मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे यहाँ पर ये जो साइन है, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का साइन लगाया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मेरे मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 90 से ज्यादा है तो मुझे 10 नंबर का बोनस मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेंगे। यानी कि मेरे मार्क्स जो भी पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे उसमें 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ये बोनस मार्क्स मुझे मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया या कंडीशन फिट होगी कि इन जो पांच सब्जेक्ट्स हैं, पांच में से तीन सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक भी सब्जेक्ट में, चूंकि और लगा है तो किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर उसने 90 या अबोव नंबर्स प्राप्त किए हैं तो उनको 10 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पर एंड आ गया तो इसका मतलब ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि मैथ में भी, फिजिक्स में भी
और केमिस्ट्री में भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, 85 एंड अबव है। यानी ये हम कह रहे हैं कि अगर मैथ में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तीनों में ही अगर 85 या उससे ज्यादा नंबर है तो 7 नंबर का बोनस मिलेगा। देखिए पहले 90 पे दे रहा है, किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 है इन तीनों में से तो मुझे 10 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर 90 नहीं भी है तो क्या वो चेक करेगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में 85 या अबो अगर मार्क्स हैं तो 7 नंबर का बोनस दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन है मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री, अब तीनों में से किसी एक में भी अगर 80 या 80 से ज्यादा है तो 5 नंबर का बोनस मिलेगा। लेकिन बोनस एक ही बार मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के तीनों में 90 एंड 90 प्लस है तो ऑब्वियसली उसके मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 85 से तो ऊपर ही हुए, राइट। इसी तरीके से उसके 80 से ऊपर हुए, अगर 90 से ऊपर है तो 85 और 90 से 80 से तो ऊपर है ही। तो कंडीशंस प्रायोरिटीज के बेस पे चेक होगी, प्रेफरेंस के बेस पे चेक होगी। सबसे पहले 90 प्लस की कंडीशन चेक होगी, फिर 85 प्लस की कंडीशन चेक होगी, फिर 80 की कंडीशन चेक होगी। एल्स फोर्थ कंडीशन उसने कह दिया अगर ये तीनों कंडीशन मैट नहीं करी तो मैट नहीं होंगी तो कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई और इस कंडीशन के क्राइटेरिया ये है, ये 3 क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया होते हैं। कंडीशन है मेरी टोटल मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स पे मैं कंडीशन टोटल जो मेरे व्यूअर्स मैंने शायद अपनी वीडियो में ये बोल दिया है, जो जो इस सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो मेरा डेटा है, डेटा पॉइंट्स है, कंडीशन नहीं है। कंडीशंस मेरी है कि बोनस मार्क्स जो है, मेरी एक कंडीशन आ गई कि मार्क्स के बेस पे यानी जो मेरा डेटा है उस पे कंडीशन क्या अप्लाई करनी है। अभी कंडीशन अप्लाई करनी है बोनस मार्क्स के लिए, तो ये क्राइटेरिया मेरा आ गया इस कंडीशन के लिए। तो बोनस मार्क्स के लिए मेरे पास 3 क्राइटेरिया है। अब ये जो 3 क्राइटेरिया है एक एक करके हम चेक करेंगे। अब क्या मेरे पास अगर क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास में 20 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, इसी तरीके से हर एक क्लास का मेरे पास टेबल बन गई है, सारे मार्क्स हमने कंबाइन कर लिए हैं मास्टर टेबल में। अब हमने देखना है कि किस किस को बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। क्या हम ये सब मैनुअली करेंगे? जी नहीं, डोंट वरी व्यूअर्स, आपको ये सब मैनुअली नहीं करना है, इसी के लिए हमारे पास है एक्सेल। आइए आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। इसको मैं 120% पे कर देता हूं ताकि आपको ये विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। देखिए यहाँ पर हम है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम बोनस मार्क्स की बात, देखिए यहाँ पर हमने कंडीशंस को आपने अगर समझ लिया है, पहले हम चेक करेंगे मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों है। देखिए मैनुअली चेक देखते हैं पहले कि पहले वाली कंडीशन में क्या इसके किसी एक में भी 90 या उससे ऊपर है। जी हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर मैथ में 75 है, 94 है, 88 है। जी हाँ, यहाँ पे कंडीशन मैट हो गई। देखिए मार्क्स इन फिजिक्स 90 से ऊपर है, यानी हमने कहा था किसी एक में भी, तीनों में से किसी एक में भी अगर 90 से ऊपर है तो 10 मार्क्स का बोनस मिल जाए। देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है। ये फंक्शन को अभी आप भूल जाइए, फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाया है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में भी 90, एक में सब्जेक्ट में 90 आ गए तो इसको 10 मार्क्स मोर। एक ही 5 वाले को देखते हैं, 5 क्यों आए इसके, क्योंकि ये तीनों में से किसी एक में भी 90 से ऊपर नहीं थे, तीनों 85 से ऊपर नहीं थे। लेकिन तीनों के तीनों जो 5 मार्क्स की कंडीशन क्या है कि तीनों में से कोई किसी एक में भी 80 या 80 से ऊपर होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए इसमें यहाँ फिजिक्स में 80 से ऊपर हो गए, इसीलिए इनको 5 मार्क्स का बोनस मिल गया। इनको जीरो क्यों मिला, इनको जीरो क्यों मिला यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इसके 44 है, 72 है, 76 है। देखिए कोई भी क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ। बोनस मार्क्स मेरी कंडीशन है, बोनस मार्क्स की कंडीशंस के लिए 3 मेरे पास क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया मैच नहीं हुए, इसीलिए इसको बोनस नंबर 0 मिल गया। क्योंकि देखिए ना ही तो किसी भी एक सब्जेक्ट में 90 से ऊपर है, ना ही तो तीनों 85 से ऊपर है, और ना ही तीनों 80 से ऊपर है। तो जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमने उसे फाइनली कह दिया कि आप उनको 0 बोनस मार्क्स दे दीजिए। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को 0 मिले हैं, 3 स्टूडेंट्स को 0 मिले हैं, क्योंकि इन तीनों के अगर आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में 80 से ऊपर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर 5 वाले को, तो ये 5 वाले होंगे किसी न किसी सब्जेक्ट में उनके 80 से ऊपर होंगे, तो 85 से ऊपर होंगे तभी उनको 5 मिले हुए हैं, 7 मिले हुए हैं, 5 मिले हुए, सॉरी 80 से ऊपर होंगे किसी एक में भी तो 5 मिले होंगे। देखिए यहाँ पर 80 से ऊपर है, यहाँ पर 80 से ऊपर है,
यहाँ पर 80 से ऊपर है, यहाँ पर 80 से ऊपर है, राइट। देखिए यहाँ पर ये 80 से ऊपर है दो, यहाँ पर ये दोनों हो गए, तो दोनों हो या एक हो तब भी मेरी कंडीशन मैट हो रही है। ये तीनों ही 80 से ऊपर है तब भी मेरी कंडीशन मैट हो रही है, तो 5 मार्क्स मिल गए। मार्क्स एक ही बार मिलेंगे, राइट। यहाँ पर भी इन दो रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पर है, इसलिए 5 मार्क्स मिल गए। अब 10 को देख लेते हैं। देखिए किसी के भी यहाँ पर अगर आप देखें हमारे टेबल में अभी के हिसाब से सिर्फ 0 मिले हैं, 5 मिले हैं, 10 मिले हैं। 7 वाली कंडीशन 7 किसी को नहीं मिले हैं, क्यों? जरा देखते हैं 7 की क्या कंडीशन है। 7 की कंडीशन है कि मैथ में और मैथ में, हाँ, और ये भी राइट। मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तीनों में 85 से ऊपर होने चाहिए। सो ऐसी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला उसको जिसमें तीनों में ही 85 से। देखिए यहाँ पर भी तीनों 85 से ऊपर नहीं है, एक 75 हो गया। यहाँ पर भी तीनों 85 क्योंकि यहाँ पे एक 77 हो गया। अभी देख लेते हैं किसी और को, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए दो दो 85 से नीचे है, तो ये कंडीशन 7 मार्क्स की कंडीशन कहीं पर भी मैच नहीं हुई। लेकिन ये आप देखिए समझने वाली बात व्यूअर्स यहाँ पर है कि मैंने बोनस मार्क्स को निकालने के लिए क्या फंक्शन यूज किया। अब आ जाते हैं हम लॉजिकल फंक्शन में। देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशंस है और वाली, इसके लिए और फंक्शन यूज होगा। ओके, यहाँ पर एंड 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 लगा हुआ है, तो यहाँ पर एंड वाला फंक्शन यूज होगा। पहले आपको समझना है कि कंडीशन क्या है आपकी। अगर और वाली कंडीशन है तो और फंक्शन का यूज होगा, एंड वाली कंडीशन है तो एंड फंक्शन का यूज होगा। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएंगी आपके पास जहां पर आप एंड भी यूज करेंगे, एंड यानी कि और भी यूज करेंगे, दोनों को एक साथ भी यूज करेंगे। कुछ कंडीशंस एंड की होंगे, कुछ कंडीशंस और की होंगी, लेकिन मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में सिंपल वाला बता रहा हूं कि अगर और वाली कंडीशन सिंपल है, एंड वाली कंडीशन सिंपल है, और यहाँ पर फिर हमारे पास लास्ट वाली भी और वाली ही है। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन है, दो और वाली कंडीशन है, एक आर वाली। इन कंडीशंस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। देखिए उसने मैनुअली स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेस पर यहाँ पर उसने हमें ये बोनस मार्क्स लगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने यह फॉर्मूला क्या बनाया, देखिए चेक करिए। देखिए कंडीशंस हमारी चूंकि एक से ज्यादा है तो मुझे इफ फंक्शन यूज करना है, और हर एक क्राइटेरिया में मेरे पास तीन तीन कंडीशंस, तीन तीन चेक्स हैं। देखिए मैथ के मार्क्स चेक करने हैं, फिजिक्स के मार्क्स करने हैं, केमिस्ट्री के करने हैं। यहाँ पर भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि एक कंडीशन में तीन चीजें चेक करनी है। अब तीन चीजें चेक करनी है तो मुझे नेस्टेड यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले मैंने कहा पहली कंडीशन के लिए तो इफ फंक्शन को लगाया मैंने, इफ, फिर मैंने और फंक्शन यूज किया। और क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने मैथ के मार्क्स चेक करने हैं, फिजिक्स के मार्क्स चेक करने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स करने हैं, और मेरे मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं, यहां से हमने 90 को उठाया। मेरे फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन 85 है, यहां से उठाया। और मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, तो क्या करना है, तो यहां से 10 मार्क्स दे दो। इस तरीके से अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर तीसरी कंडीशन चेक करेगा, 10 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, या फिर 0 मार्क्स के लिए। यहाँ सारी कंडीशंस लगा दी। अब कैसे लगाते हैं, देखिए एक एक और को मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेस्टेड बना रखा है, सबसे पहले मैंने और लगा के दिखा देता हूं। और इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन, ये वाले लिखिए मैथ के मार्क्स उठाए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 90, कॉमा, ये और के अंदर का एक आर्ग्यूमेंट है, यानी पहला चेक, कितने भी हो सकते हैं ये, इसकी लेंथ डिपेंड करती है कि एक्सेल कितने परमिट करता है। मेरे ख्याल से 252 कैरेक्टर्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यानी कि या तो मैथ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, या फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, या कॉमा करके केमिस्ट्री के मार्क्स या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो। तो ये फंक्शंस मुझे क्या वैल्यू देगा, या तो ये देगा ट्रू या फॉल्स। यानी ट्रू या फॉल्स कैसे जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा इन तीनों में से कोई भी एक। देखिए और का मतलब था कि जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हैं इसमें मल्टीपल कंडीशन देते हैं, तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू कर जाती है तो फंक्शंस का रिजल्ट ट्रू होता है। देखिए यहाँ पर चूंकि इस वाले फंक्शंस में देखिए
इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, देखते हैं कितने फंक्शन यहाँ तक आते हैं। देखिए ये सारे ट्रू आए हैं, लेकिन ये दो नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या उससे ऊपर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इन इस सब्जेक्ट्स में किसी के भी, लेकिन हमें इन पांचों के नहीं करने थे, तीन के करने थे, क्योंकि तीन की कंडीशन है हमारे पास। लेकिन इन तीनों में देखेंगे तो इन तीनों में कोई भी 90 से ऊपर नहीं है, इनमें भी कोई भी 90 से ऊपर नहीं, इसलिए फॉल्स आ गया। यानी हमने चेक किया कि क्या मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स कोई भी एक 90 से ऊपर है, नहीं है तो फॉल्स जनरेट हो गया, नहीं तो ट्रू जनरेट हो गया। अगर इन वाले रिकॉर्ड्स में देखेंगे, इस वाले में, तो कोई ना कोई एक 90 से ऊपर जरूर होगा। अब चेक कर लेते हैं व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 92 है, तो ये तीनों ट्रू हो गए, ये दो फॉल्स हो गए, फिर अगला वाला ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए 94 आ गए। इस तरीके से, तो जब ये हुआ, मुझे एक कंडीशन चेक हुई। इसी तरीके से मैं दूसरे एंड के लिए चेक कर सकता हूँ कि क्या तीनों, देखिए एंड के लिए चेक कर लेते हैं। इस एंड को कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर अभी के लिए आपके लिए एग्जांपल के लिए इसको रख रहा हूँ, बाद में हम इसको हटा देंगे। इसको मैं एंड की जगह और कर देता हूँ, बस और की जगह एंड कर देता हूँ, सॉरी। अब ये तीनों क्या 90 से ऊपर है? तीनों 90 से ऊपर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ गया, क्योंकि एंड मेरा तीनों को चेक करेगा। एंड का मतलब है सभी, और का मतलब है कोई एक। अब देखिए कोई एक भी ऐसा नहीं है रिकॉर्ड जिसमें इतने में, जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है कि तीनों ही 90 से ऊपर हो। लेकिन 90 वाले को चेंज करके एक मिनट के लिए देखिए 85 कर 80 कर देते हैं। 85, क्योंकि 7 तो किसी को मिला नहीं था, तो 80 कर देते हैं। देखते हैं कि क्या तीनों इतने रिकॉर्ड्स में कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो तीनों 80 से ऊपर है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए 90 से ऊपर तो कोई नहीं था, 80 से ऊपर है क्या? देखिए कुछ ट्रूज आए हैं, एक ट्रू ये आया है और एक ट्रू ये आया है। इसका मतलब है ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स के मार्क्स जो है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 80 या उससे ऊपर है। ये देखिए 80 या उससे ऊपर है, तीनों तीनों 80 से ऊपर है। और एक रिकॉर्ड और ट्रू आया था, ये वाला था हमारे पास, नहीं यहाँ पर एक ही है अभी हमारे पास। जी हाँ, एक और है ये देखिए तीनों 80 से ऊपर है। तो इस तरीके से जब फंक्शंस, एंड फंक्शन सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे रहा है। देखिए सारे फॉल्स दे रहा है। यहाँ पर ट्रू दिया क्योंकि तीनों ही 80 से ऊपर है, यहाँ पर फॉल्स दिया क्योंकि तीनों 80 से ऊपर नहीं है, कोई एक तो है। यहाँ पर कोई एक है देखिए 80 से ऊपर, लेकिन फॉल्स फिर भी आ गया क्योंकि वो एक को चेक नहीं कर रहा, तीनों को चेक करेगा, और तीनों ही 80 से ऊपर होंगे तभी ट्रू देगा। यही एंड फंक्शन है। एंड फंक्शन में जितने भी आर्ग्यूमेंट आप यहाँ फंक्शन बार में देख रहे हैं, तीनों जितनी भी कंडीशन लगाई है सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा। और फॉल, और में क्या होता है, कोई भी एक, जितनी भी आपने दी है कोई भी एक ट्रू आ गई तो आ गई। अब इसको बेस पे इन दिनों को जब हम ट्रू फॉल्स हो गया, देखिए यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स तो चाहिए नहीं, हमें क्या करना है, हमें बोनस मार्क्स चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करें, ये फंक्शन चेक कर रहा है, ये इफ इसलिए लगाया है कि ये ट्रू फॉल्स को चेक करे। अगर ट्रू है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रू है तो क्या करें, इफ, यानी हम कह रहे हैं कि कोई भी एक 90 से ऊपर है तो क्या करना है, हमें कितने मार्क्स देने हैं, हमें 10 मार्क्स देने हैं। मैं अभी मैनुअली लगा रहा हूँ, इसको नेस्टेड बना रहे हैं, यानी इफ के अंदर और यूज कर रहा है, यानी और में से कोई भी एक, तीनों में से एक भी कोई अगर 90 है या 90 से ऊपर है तो आप 10 मार्क्स दे दो, नहीं तो अभी के लिए मैं एने कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं तो कुछ मत करो। ठीक है, अब देखते हैं जितने भी ट्रू थे वहां पर, ये देखिए 10 आ जाएगा, जहां पर फॉल्स था वहां पर एन आ जाएगा। ठीक है, या जो भी आप देना चाहते हैं। तो ट्रू कंडीशंस को क्या रिजल्ट चाहिए वो आपने दिया है। यहाँ पर देखिए फंक्शन को देखिए ढंग से, इफ में मैंने एक, क्योंकि इसको इफ के साथ यूज करना है, मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे मार्क्स देने हैं। यानी ट्रू आ जाए तो कितने मार्क्स देने हैं, फॉल्स आ जाए तो कितने मार्क्स देने हैं, इसके बेस पे। तो इफ और की कंडीशन ट्रू हुई, जहां जहां पे ट्रू होगी वो 10 दे देगा, जहां पर ट्रू नहीं होगी वहां पर एन दे देगा। यहां पर मैंने इस फंक्शन में देखिए व्यूअर्स क्या किया है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस से उठा लिया है, यानी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और तीनों अगर ग्रेटर देन 90 है तो मार्क्स कितने देने हैं, 10। तीनों अगर ग्रेटर देन 85 है तो मार्क्स कितने देने हैं, 7। तीनों अगर ग्रेटर देन 80 है, इक्वल टू 80 है, तो मार्क्स 5 दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हो गई। इसको हाइड कर देते हैं व्यूअर थोड़ी देर के लिए, अब हमारा काम इसका नहीं रहा।
अब देखिए इस तरीके से इस इफ में हमने तीनों कंडीशन तीनों क्राइटेरिया को इफ में चेक कर लिया है। इफ में मैंने जैसे आपको कहा था कि ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन, ये तीन कंडीशन एक बार में चेक हो रही है, ये तीन एक बार में चेक हो रही है, ये तीन एक बार में चेक हो रही है, तो कितने इफ लगे होंगे? एक दो तीन इफ लगे होंगे, और चौथे में एल्स, यानी चौथा बाय डिफॉल्ट एल्स। तो यहाँ पे देखिए कितने इफ लगे हुए हैं, चेक करते हैं। ये पहला इफ चेक कर रहा है कि 90 या 90 से ऊपर है तो 10 मार्क्स दे दो। दूसरा इफ चेक कर रहा है, देखिए 85 वाला है, यानी सेकंड इफ हो गया, एंड थर्ड इफ हो गया, तो तीन इफ, यानी जितने क्राइटेरिया उतने इफ लगेंगे। कितने क्राइटेरिया है? एक दो तीन, तीन क्राइटेरिया है। और चौथे क्राइटेरिया को हमने क्या नहीं लिया कि अगर ये तीनों नहीं मैच करते हैं तो चौथा बाय डिफॉल्ट बन गया, यानी पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, अगर ये तीनों नहीं है तो चौथे को एल्स मतलब जीरो। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपके पास फोर क्राइटेरिया हो गए, लेकिन इफ तीन लगे क्योंकि हर एक इफ के साथ ट्रू होता है और फॉल्स होता है, यानी ये तीनों ट्रू नहीं हुए तो यानी कि फॉल्स हो गए, यानी फोर्थ में हमने फॉल्स लगा दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एंड और नोट और को यूज कर सकते हैं। नॉट का इसमें यूज नहीं हुआ है, नॉट को अभी बताएंगे हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर नॉट का मैंने यूज किया है, एक बहुत अच्छा यूज किया है, अभी आएगा, इसको मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा। एंड और हमारा कवर हो गया, इफ भी कवर हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया देखिए, अब मार्क्स, यहाँ पर हमारे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए। पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देख करके हमने क्या किया है, इसके मैं कलरिंग्स हटा देता हूँ व्यूअर्स, जो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जब बोनस मार्क्स कैलकुलेट होके आ गए, यानी पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए, बोनस मार्क्स आ गए, तो हमने यहाँ पर टोटल मार्क्स कर दिए, यानी कि पांचों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे प्लस बोनस मार्क्स को ऐड कर दिया। ये उस स्टूडेंट्स के पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स प्लस बोनस मार्क्स जो उनको मिले हैं बेस्ड ऑन देयर इस दिस कंडीशन एंड क्राइटेरिया, तो वो बोनस मार्क्स आ गए, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पर टोटल मार्क्स आ गए। अब टोटल मार्क्स में अब ये देखिए यहाँ पे मैक्स मार्क्स निकला हुआ है। हमने क्या किया हुआ कि जितने सब्जेक्ट हैं इनटू 100 किया हुआ है, सबको काउंट किया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, और हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्स मार्क्स लगा दिए, यानी कि चूंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो मैक्सिमम मार्क्स हमने कहा कि 500 हो सकते हैं, बोनस मार्क्स उसी में कवर होगा। यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स आ गए। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की है मार्क्स ऑब्टेन की, कि परसेंटेज कितने परसेंट मार्क्स अटेंड किए, तो यानी कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय दी मैक्सिमम मार्क्स, राइट, इसी से हमारी परसेंटेज निकलेगी। ये हमारे परसेंट ऑब्टेन मार्क्स आ गए यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास जब स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं, एक कंडीशन हमने अप्लाई कर ली बोनस मार्क्स की, यहाँ पर हमने दे दिया मार्क्स ऑब्टेन्स। देखिए अब हमने डिसीजन लेना है कि स्टूडेंट्स पास हुआ है, फेल हुआ है, या अगर पास हुआ है तो उसको क्या डिवीजन मिली है, या फिर अगर वो फेल हुआ है तो फेल लिखना है यहाँ पर। अब ये डिसीजन हमने मैनुअली नहीं करना है, यहाँ पर भी हमारे लॉजिकल फंक्शन हमारी हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा, ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए देखिए क्राइटेरिया आपको देना पड़ेगा हर एक लॉजिकल फंक्शन, क्योंकि ये किसी लॉजिक पे और किसी क्राइटेरिया पे काम करते हैं। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं कि हमने पास फेल और डिवीजन चेक करना है स्टूडेंट्स का, कैसे देखिए हम कैसे है आएगा ये इस क्राइटेरिया पे। ये क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9, अगर जो मार्क्स ऑब्टेन्स हैं ओवरऑल ग्रेटर देन 90% है तो फर्स्ट डिवीजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 95 फर्स्ट डिवीजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये वाली नहीं है इसकी टेबल, ये पुरानी वाली टेबल की टेबल थी, राइट, ओके सॉरी, लेट मी जस्ट चेक कि मैंने कौन सी टेबल यूज की है। ओके ये वाली टेबल नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके व्यूअर्स, नाउ चेक करते हैं हमारी टेबल्स, ये है हमारी डिवीजन की टेबल है। किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या उससे ऊपर होते हैं तो हम उसको फर्स्ट डिवीजन देंगे, 85 और ऊपर होते हैं तो सेकंड डिवीजन देंगे, 75 से ऊपर होते हैं तो थर्ड डिवीजन देंगे, और 50 से ऊपर होते तो पास, नहीं तो वो फेल होगा। ये हमारा क्राइटेरिया है, कंडीशंस कंडीशंस है हमारी कि चेक करना है कि स्टूडेंट फेल हुआ है या पास हुआ है, पास हुआ है तो उसको क्या डिवीजन मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या किया है, सेम चीज आ गई है, इफ फंक्शन यूज किया है। इफ फंक्शन के बाद हम कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं, ये इसको एनए में भी आऊंगा, इसको छोड़ देते हैं। एक इफ में देखिए हमने क्या चेक किया, हम कह रहे हैं
कि जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन है, ये वाले मार्क्स ऑब्टेन अगर 90 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन दे दो, नहीं तो अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो सेकंड क्राइटेरिया चेक करो, क्या 85 से ज्यादा है, 85 से ज्यादा है तो सेकंड डिवीजन दे दो, नहीं अगर वो भी नहीं है तो चेक करो क्या 75 से ज्यादा है। देखिए टॉप से ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर हम कंडीशंस को नीचे से लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट सबको थर्ड डिवीजन ही दे देगा, क्योंकि जिसके 85 से ऊपर है, जिसके 85 से ऊपर है वो तो 75 से ऊपर है ही, यानी जिसके 85 से ऊपर है वो जिसके हम बोल रहे हैं कि क्या वो 85 से ऊपर है तो वो ऑब्वियसली 75 से ऊपर है, जो 75 से ऊपर बोल रहे हैं इट मीन्स वो ऑलरेडी 50 से ऊपर है। तो टॉप की कंडीशंस को पहले चेक करना है, ये यूजर आपके लिए एक टिप है, हमेशा आपको फर्स्ट टॉप वाले क्राइटेरिया को पहले लगाना है, फिर नीचे नीचे, यानी कि 90 से ऊपर होंगे तो उसको फर्स्ट डिवीजन दे देगा, जिनको 90 से ऊपर उसे नहीं मिलेगा तब वो सेकंड कंडीशन पे आएगा कि क्या 85 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन देगा, फिर थर्ड हमें चेक कर रहा है कि आपको 75 से ऊपर है तो थर्ड डिवीजन, 50 से ऊपर है तो पास नहीं तो फेल। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करते हैं व्यूअर्स, फंक्शंस को आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सिंपल इफ लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है, इफ दिस ग्रेटर देन 90% तो फर्स्ट डिवीजन, इफ दिस ग्रेटर देन 85% देन दिस। अब यहाँ पे एक देखिए चेक कर लेते हैं कैसे आया, किसी को चेक करते हैं, कोई फेल आया है, एक बंदा फेल हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी परसेंटेज देखिए कितनी है, 45.4 है। क्या यहाँ पे हमारा कोई 45.4 नहीं है, नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है 50 से ऊपर वाले को हमने पास दिया है, उससे नीचे जो भी होगा 50 या 50 से ऊपर को पास है, उससे ऊपर डिविजन है, उससे नीचे सीधे फेल दिया हुआ है, तो एक स्टूडेंट है जो फेल हुआ है क्योंकि वो 50% या उससे ऊपर के मार्क्स नहीं ला पाया है। अब देखिए एक और चेक कर लेते हैं, पास को चेक कर लेते हैं, डिवीजन नहीं है ये, खाली पास हुआ है, तो पास कौन है, 50% से ऊपर 75 से नीचे, राइट, क्योंकि अगर वो 75 या उससे ऊपर पहुंच जाएगा तो थर्ड डिवीजन हो जाएगी। अब देखिए ये देखिए 50 से सारे ऊपर है लेकिन 75 से सारे नीचे हैं, इसलिए पास आया है। अब देखिए फर्स्ट डिवीजन चेक कर लेते हैं, थर्ड डिवीजन चेक कर लेते हैं, देखिए थर्ड डिवीजन क्या होगी, 75 से 85 के बीच में होंगे सारे मार्क्स, देखिए 75 से 85 के बीच में है। थर्ड डिवीजन में क्या होगा, सेकंड डिवीजन में क्या होगा, सेकंड डिवीजन ये है 75 से 85 के बीच में होंगे, 75 से ऊपर होंगे, और 85 80 सेकंड डिवीजन है ना, राइट, सो सेकंड डिवीजन होगा 85 है ना वो, सो 85 से ऊपर होंगे और 90 से नीचे होंगे, 85 से ऊपर 90 से नीचे। फर्स्ट डिवीजन को चेक करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में सभी 90 से ऊपर होंगे, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा 90 से ऊपर का है, देखिए 90 से ऊपर है, राइट, सो ये फंक्शन सही रिजल्ट जनरेट कर रहा है। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं टॉगल करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पर ये बोनस मार्क्स का फंक्शन है, ये हम आपका रिजल्ट वाला फंक्शन ये है डिवीजन वाला, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखिए, इफ एनए मैंने पहले चेक किया है कि अगर मार्क्स ही अवेलेबल नहीं है किसी के तो एनए कर दो कि मार्क्स अवेलेबल है, लेकिन अगर मार्क्स अवेलेबल है तो चेक करो कि उसके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, 90 से ऊपर है क्या, 90 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन दे दो, फिर 85 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन दे दो, 75 से ऊपर है थर्ड डिवीजन दे दो, 50 से ऊपर है 50 या 50 से ऊपर है तो पास कर दो, उससे नीचे है तो फेल कर दो। ओके, अब इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं रिजल्ट व्यू में। तो इस तरीके से आप देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोनस मार्क्स को हमने ऑटोमेटिक लॉजिकल फंक्शंस के यूज से निकाला, हमने डिविजन्स को जो है ऑटोमेटिकली डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन एंड मेरे क्राइटेरिया के बेस पर, और ये डिसीजन कौन ले रहा है, मेरे एक्सेल कंडीशनल फंक्शंस डिसीजन ले रहे हैं, जिसमें मैंने इफ का यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए नॉट की हमने बात की थी, हमने एंड को यूज कर लिया, और को यूज कर लिया, इफ को यूज कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉट की। देखिए नॉट कंडीशन में कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, अब मेरी ये कंडीशन देखिए नॉट कहाँ पे यूज करते हैं, ये कह देखिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है, फेल भी है, पास भी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इतने सारे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 सिनेरियोज है मेरे पास। लेकिन मैंने क्या करना है, मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी फेल नहीं है उसको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो डिवीजन कोई भी हो। तो यहाँ पर मैं नॉट का यूज कर सकता हूँ, बहुत प्यारा यूज किया हुआ है, देखिए इफ एंड नॉट। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, दो चीज, एनए को मैं अभी बताऊंगा, एनए को कवर करो, यहाँ पे इसलिए एंड लगाया क्योंकि दो चीजें चेक कर रहा हूं मैं, एक है इफ के अंदर इफ एंड
एंड मीन्स दोनों कंडीशन चेक सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड नॉट फेल, देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पे चेक करना है, नॉट फेल नहीं होना चाहिए। नॉट फेल नहीं है तो सबको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज दो। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो फेल है उसको भेजा है सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं है। बाकी सभी को फेल के अलावा, देखिए फेल के अलावा, तभी तो नॉट फेल कह रहे हैं, नॉट फेल के अलावा सबको गया है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, ये मैसेज जाएगा, सबको ही जाएगा। राइट कैलकुलेशन आ रही है, फेल के लिए अलग कैलकुलेशन आ रही है, फेल के लिए आ रही है सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाकी फेल के अलावा सभी के लिए कंडीशंस आ रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। इसी तरीके से आपके पास सिनेरियो, ये हमने एक स्टूडेंट्स के डेटाबेस को, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए बनाया हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल यूज में, आप रियलिस्टिक डेटा में, आप इसको डेली अपने जो भी, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप अपने प्रोफेशंस में लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर क्राइटेरियाज। आपको मैनुअली नहीं करना है। ओके, हम नॉट की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे कहा इफ एंड, अगर नॉट, देखिए कैसे लगाते हैं, नॉट ब्रैकेट ओपन एंड 10, इफ दिस, इफ नॉट एंड नॉट, नॉट देन ब्रैकेट ओपन एंड 10 इज दिस डिवीजन इज नॉट, नॉट मीन्स इक्वल टू, यहाँ पे चेक करेंगे हम कि ये अगर फेल नहीं है और या फिर ये एन ए नहीं है, या तो फेल नहीं है या एन ए नहीं है। मैंने एक एन ए कंडीशन चेक की हुई है, मैं आपको बताऊंगा अभी, वो कंडीशन आएगी हमारी एरर हैंडलिंग में आएगी। तो अभी एरर हैंडलिंग की बात नहीं करें, तो हम ये कह रहे हैं या तो ये फेल नहीं है या एन ए नहीं है, तो इसको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज लिख दो, कॉमा। तो देखिए दोबारा एक बार देख लेते हैं, नॉट, एंड को छोड़ दीजिए अभी आप, नॉट ब्रैकेट ओपन एन 10 इक्वल टू फेल, एन 10 मेरा डिवीजन है, अगर ये फेल नहीं है और एक है, या ये एन ए नहीं है, या तो ये यहाँ पर फेल नहीं लिखा हुआ है या यहाँ पर एन ए नहीं लिखा है, यानी कि या तो स्टूडेंट फेल ना हुआ हो या फिर वो प्रेजेंट ही ना हुआ हो। उसने अगर किसी ने, देखिए वो सिचुएशन आ सकती है कि किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया, अगर एग्जाम ही नहीं दिया तो मार्क ऑफ 10 नहीं आएंगे, मार्क्स ऑफ 10 नहीं आएंगे तो डिवीजन नहीं आएगी, पास फेल का डिसीजन आप कैसे लोगे, ले ही नहीं सकते। राइट, तो आप कहेंगे एन ए, मतलब एब्सेंट है, वो बंदा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं इनको, अगर फेल भी नहीं है एन ए भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि बंदा पास हो गया है, चाहे डिवीजन कुछ भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, आप ये मैसेज दो। नहीं तो मैसेज दो सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हमारे रिजल्ट सेम आ गए। राइट, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और सिचुएशन, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करके हम बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, बोनस मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय का डेटा है, इंसेंटिव के डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो आप बोनस उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टोटल ऑब्टेन मार्क्स के बेस पे डिवीजन दिया, या अगर आपने, आपके कुछ सेलर्स हैं या आप कुछ परफॉर्मेंस इंसेंटिव देते हैं तो उसके बेस पे आप उनको कितना इंसेंटिव मिलना है वो कंडीशन आपकी हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट के बेस में डिवीजन की कंडीशन है, और पास और फेल के बेस पे हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज की कंडीशन बनाई हुई है। अब एक बार देखिए, आपके पास कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आपको एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। देखिए एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट्स को, यहाँ पर प्रफुल्ल का एक रिजल्ट है, ये देखिएगा, प्रफुल्ल का एक रिजल्ट है, यहाँ पर मार्क्स है, लेकिन सिचुएशन ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ पे इसको 10 मिले हैं। मैं ये क्या करता हूँ कि लेट्स से कंसिडर कीजिए कि प्रफुल्ल ने एग्जाम ही नहीं दिए। यहाँ पर देखिए प्रफुल्ल ने एग्जाम ही नहीं दिए, तो वी लुक फंक्शन जब आप अलग अलग टेबल से लगाएंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको इस तरह का कुछ कोड हैश एन ए मिल जाएगा। राइट, या आपका ये ब्लैंक होगा, लेकिन मैंने अभी जानबूझकर इसको हैश एन ए रखा हुआ है एरर कोड को हैंडल कर। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये फंक्शन को ड्रैग किया, आप जानते हैं एक्सेल में हमने जब फंक्शन बना दिया एक बार, तो बोनस का फंक्शन एक ही सेल के लिए बनाएंगे, वो सबके लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। मैं आपके सामने इसको यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए इस फंक्शन का रिजल्ट नहीं आया, यहाँ सब जगह इसने रिजल्ट दिया है मुझे, परंतु यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है रिजल्ट? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मार्क्स ही अवेलेबल नहीं है। अब जब मार्क्स ही अवेलेबल नहीं है तो वो बोनस की कैलकुलेशन कैसे करेगा? तो फंक्शंस अपना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया। लेकिन ऐसी कंडीशंस में एक्सेल में प्रोविजन किया हुआ है कि अगर फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए एक एरर कोड जनरेट करके देगा, ताकि यूजर समझ पाए। यहाँ पर हैश आने का मतलब है कि मेरे को वैल्यूज ही नहीं मिली,
वैल्यूज ही नहीं मिली तो वो क्या रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ पर अब देखिए आपको एरर हैंडलिंग करनी पड़ सकती है। इस एरर को कैसे हैंडल, देखिए जब ये यहाँ पर बोनस मार्क्स कैलकुलेट नहीं हुआ, यहाँ पर टोटल मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं हुए क्योंकि मार्क्स ही नहीं थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, तो टोटल मार्क्स भी कहाँ से आएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स तो उसने ले लिया, लेकिन यहाँ पर वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाया, फिर वही एरर आ गई क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास टोटल मार्क्स अवेलेबल नहीं थे। इसी तरीके से वो डिवीजन कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, ये पूरा का पूरा रो आपका एक एरर हैंडलिंग वाला रो बन गया है। क्यों? क्योंकि इस रिकॉर्ड का डिटेल्स ही नहीं है आपके पास। एक सिनेरियो दिया है मैंने एरर हैंडलिंग के लिए, अब इसको कैसे हैंडल करना है। अगर ये मेरे डेटा में इस तरीके से रहेगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, अब देखिए इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर मेरे सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स तो मेरे को मिल रहे हैं, अब एक का मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, ये आपकी जो डेटा का व्यू को काफी अजीब सा कर देता है, कंफ्यूजिंग कर देता है कि ये है सैने क्या है। एक जिसको एक्सेल समझ नहीं आता, अगर इस सेट को प्रिंट करके किसी को आप देंगे तो वो पूछेगा ये प्रफुल्ल का क्या है, आपने क्या दिया हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी इसकी हैंडलिंग करनी है। इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, जब हम एरर कोड की हैंडलिंग करते हैं डेटा की, तो उसको हम एरर हैंडलिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सेम रिकॉर्ड बनाया हुआ है, देखिए कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इज एरर से हैंडल करेंगे, यहाँ पर हम तीनों फंक्शंस को भी समझ लेंगे। इज एरर, मैं थोड़ा छोटा इसको कर रहा हूं ताकि आपको ये तीनों एक साथ दिखाई दे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये एरर आ गई है तो यहाँ पर जब मैंने फंक्शन, देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने इज एरर यूज किया है। यहाँ पर ऊपर हमने इज एरर यूज नहीं किया है तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। देखिए इज एरर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या करता है, कैसे यूज करते हैं इसको। देखिए हमने, हमारे पास ये मार्क्स ऑब्टेन आने थे, हमने ये, हम ये कह रहे हैं कि जब हम मार्क ऑब्टेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इज एरर चेक करें। तो कैसे चेक करें, इफ इक्वल ब्रैकेट ओपन, यहां पर देखते हैं फॉर्मूला बार में, इक्वल टू इज एरर ब्रैकेट ओपन, एंड जो भी हमारी कैलकुलेशन है हमने वो कैलकुलेशन दी। कैलकुलेशन क्या कर रहे थे हम, परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ 10, यानी कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय दी, टोटल मार्क्स ऑफ 10 डिवाइड बाय दी मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है कि हाँ इज एरर है, इज एरर ने ट्रू वैल्यू रिटर्न करी है। इट मीन्स कि इस फंक्शंस का जो रिजल्ट है वो एरर है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स होता। देखिए चूंकि इसका रिजल्ट ही एरर है तो ये ट्रू दे दिया इसने, लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रू तो नहीं चाहिए। मैं क्या बोल दूंगा इसको कि ठीक है अगर आप ट्रू हो तो देखिए फिर लगाना पड़ेगा मुझे, देखिए इफ लगाना पड़ेगा। मैं देखिए मैंने आपको कहा था कि इज एरर जो फंक्शन था इसकी यही प्रॉब्लम थी कि अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये ट्रू फॉल्स तो सारे फंक्शन देते ही हैं, ट्रू रिजल्ट करते हैं। जैसे एंड ने भी ट्रू रिजल्ट दिया था या फॉल्स रिजल्ट दिया था, और ने भी ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दिया था। इसी तरीके से इज एरर फंक्शन भी रिजल्ट करता है। सॉरी। सो व्यूअर, इसको हमेशा हमें इफ के साथ यूज करना पड़ता था। देखिए इफ इज एरर, अगर ये फंक्शन का रिजल्ट एरर है तो एन लिख दो, नहीं तो फिर ये फंक्शन लगा दो। देखिए मुझे दो बार लिखना पड़ रहा है, एक बार इज एरर में देना पड़ रहा है, एक बार यहाँ पर देना पड़ रहा है, लेकिन ये काम करेगा। इफ इज एरर यानी कि अगर ये फंक्शन की ये कैलकुलेशन मैं करता हूं और वो एरर आ जाती है तो कॉमा करके क्या देना है, यानी ट्रू पे, अगर एरर हो जाती है तो ट्रू पे ये रिजल्ट देना है, यानी एनए लिख दो। हैश एनए मत लिखो क्योंकि मेरे को समझ नहीं आएगा। आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो कुछ, या आप इसको कर सकते हैं कि एनए की जगह क्या देते हैं, नॉट या एबसेंट कर देते हैं, राइट। यहाँ पे कर देते हैं कि स्टूडेंट एबसेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर एबसेंट लिख दिया इसने, तो हैश एनए से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है मेरी एबसेंट। यानी कि अब मैं अगर इस शीट को किसी को प्रिंट करके देता हूँ और यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखिए मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप इसका रिजल्ट में कितना आपको चेंज लग रहा है। यहाँ पर आपका हैश एरे दिख रहा था तो कितना गंदा लग रहा है आपको, और आपको समझ भी नहीं आया। किसी को देंगे तो हैश एरे भी क्या मतलब है हमने कहा, लेकिन एरर हैंडलिंग हमने कैसे करे, इसको हमने एब्सेंट लिख दिया, राइट। अब एब्सेंट लिख दिया तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर मुझे यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं फेल के लिए चेक कर रहा था, मुझे फेल के लिए नहीं, अब मुझे एब्सेंट के लिए चेक करना है। या फिर एक और लगा देते हैं कि फेल है तो भी रहने दो। देखिए एक और जोड़ देता हूँ इसमें कंडीशन, कैसे जोड़ेंगे, एक नोट और लगा देता हूँ एंड के अंदर, इसको कॉपी करता हूँ मैं
ये एक पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको कॉमा करके एक ऐड कर देता हूँ इसमें। और यहाँ पर हमारे फेल की जगह चूंकि एक कंडीशन हमने और दे दी है, उसको हम दे दिया है एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो भी सॉरी, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम दो आप। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर लगाना है, एक मिस्टेक हम कर रहे थे। देखिए, इसको हमने एब्सेंट नहीं किया इसलिए वो चेंज नहीं हुआ रिजल्ट एब्सेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने एन ए के लिए, देखिए यहाँ पर एन ए का किया हुआ है हमने, सॉरी यहाँ पर करना था हमने, तो इसको हम कर देते हैं या तो एन ए है या फिर एब्सेंट है, तो एन ए की जगह हम एब्सेंट कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे चेंज करना था हमने, तो एन ए नहीं लिखना है, हम क्या कर रहे हैं, एब्सेंट लिख दीजिए आप। एन ए, एन ए हमें थोड़ा सूट नहीं कर, देखिए सॉरी आ गया, मैसेज चेंज हो गया, यहाँ पर एब्सेंट है, डिवीजन नहीं है, तो यहाँ पर एब्सेंट एब्सेंट। अब आप इस शीट को किसी को प्रिंट करके देंगे तो उसके समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं लेकिन ये स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ये एक तरह की एक हैंडलिंग है। ये पहले वाली हैंडलिंग हमने की इज एरर से, यानी हमने क्या किया, इज एरर, और इसके इसका फंक्शन फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शन जो भी देना है आपने दे दिया, तो ये इज एरर फंक्शन रिटर्न करेगा कि हाँ एरर है। एरर है तो इसको हैंडल कैसे करना है, इफ के साथ हैंडल करना होगा, यानी दोनों फंक्शन को, इज एरर को हम हमेशा, क्योंकि ट्रू फॉल्स से हमें काम नहीं है, ट्रू फॉल्स तो हमें बता रहा है कि एरर है या नहीं है। अब एरर है तो करना क्या है, एरर नहीं है तो क्या करना है, अगर इस तरह की कंडीशन को हैंडल करना है तो इफ यूज करना होगा। इफ इज एरर दिस फंक्शन, तो एब्सेंट लिखो, नहीं तो आप उसका रिजल्ट दे दो। देखिए बाकी के लिए सबके लिए रिजल्ट दे दिया, सिर्फ इसके लिए एब्सेंट लिखा क्योंकि इसी में एरर आ रही थी, इसी वाले रो में एरर है, इसलिए इसको हमने कह दिया कि एरर है तो एब्सेंट दे दो, नहीं तो रिजल्ट दे दो। ये हो गया इज एरर। देखिए इफ एरर अगर होता तो देखिए कितना सिंपल है, इफ एरर में बहुत सिंपल किया हुआ है। ये क्या करता है फंक्शन, ये चेक करता है कि अगर इसमें एरर आती है तो एन ए दे दो या एब्सेंट दे दो, ए बी एस ई एन टी, राइट, एब्सेंट हमने यही लिखा था, ए बी एस ई एन टी, राइट। ये देखिए यहां पर हमें पहले ट्रू और फॉल्स को चेक करके, यानी कि इफ और इज एरर दो फंक्शन यूज करने पड़े तब हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन इज इफ एरर एक नया फंक्शन ऐड किया है एक्सेल ने, इसको क्या किया है कि इफ और इज एरर को दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर आपको इफ यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे फंक्शन लगाएंगे तो ये इजी पड़ेगा आपके लिए। इफ इज एरर, देखिए परसेंटेज निकालिए, टोटल ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करिए टोटल मार्क्स से। अगर ये इसमें एरर आती है, अगर ये एरर नहीं आती है तो इसका रिजल्ट दे दो, यानी ये मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इफ एरर क्या पूछ रहा है, ये फंक्शन मैंने, ये फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, अगर इसमें एरर आ जाती है तो आप एब्सेंट दे दीजिए मुझे, अगर नहीं आएगी तो ये बाय डिफॉल्ट आपको एक्सक्लूड करके दे देगा, यानी इफ एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। आप अपना फंक्शन लगाएंगे और उसको बता देंगे कि एरर आएगी तो आप मुझे ये दे दीजिए, यानी फॉल्स की कंडीशन बता रहे हैं, ट्रू की कंडीशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला बहुत शॉर्ट हो गया। देखिए इसी को कॉपी करते हैं, क्या ये काम कर रहा है, यहाँ से आता है क्या, यहाँ पे भी एब्सेंट आ रहा है, सब सारी जगह कॉपी कर रहा हूँ आप ही के सामने। देखिए सभी जगह परसेंटेज आ गई, यहाँ पर एब्सेंट आ गया, तो इजी आ गया। यानी इज एरर का अल्टरनेटिव फंक्शन अब आपके पास आ गया है इफ एरर, जो कि बहुत इजी है, सरल है, क्योंकि इस एरर के साथ हमें इफ का यूज करना पड़ता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स और लेंथी बना देता है, जबकि इफ एरर में हमारे लिए फॉर्मूला जो है या जो फंक्शन है वो इजी पड़ जाता है, यहाँ पर हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि इफ और एरर को दोनों को कंबाइन कर दिया है इन्होंने, इसीलिए इसको कहते हैं इफ एरर। इसी तरीके से एक एफ एन ए फंक्शन है। देखिए अगर आप इज एरर यूज कर रहे हैं तो इज एरर जो है एक कंडीशन होती है जिसको डील नहीं कर पाता, और यहाँ पर आप देखिए इज एरर और इफ एरर दोनों फंक्शन बहुत ही सेम है दोनों। देखिए देखो दोनों, इफ एरर वही रिजल्ट दे रहा है और वही रिजल्ट दे रहा है मेरा
इफ एन ए बी। लेकिन इफ एन ए सिर्फ ये इस तरह के हैश कोड के लिए यूज करेगा, हो सकता है ये सारे एरर कोड को न समझता हो, इसीलिए इसका नाम इफ एन ए दिया हुआ है। यानी कि ये हैश एन ए वाले एरर कोड को पहचानता है और उसको दे सकता है। यानी कि यहाँ पर आप अल्टरनेटिव, या तो आप इज एरर यूज कर रहे हैं तो आपको इफ के साथ यूज करना होगा। अगर आप थोड़ा इजी यूज करना चाहते हैं तो आप इफ एरर यूज कर सकते हैं या इफ एन ए यूज करते हैं। इज एरर और इफ एन ए यहाँ पर दोनों एक ही सेम काम कर रहे हैं। देखिए मैं इस फंक्शन को कॉपी करके यहाँ दे देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको यूज कैसे किया है, सिर्फ नेम चेंज हो गया है। इफ एरर की जगह इफ एन ए लिखा है, टोटल मास ऑप्टेन डिवाइड बाय दी टोटल मास मैक्सिमम मास डिवाइड। अगर एरर आती है तो एन ए दे दो, एन ए की जगह हमें लिखना है एब्सेंट, एन ए नहीं चाहिए एब्सेंट चाहिए। ओके, तो एब्सेंट आ गया। देखिए इसको कॉपी करते हैं, क्या ये सब जगह सही रिजल्ट दे रहा है? जी हाँ, देखिए सभी जगह सही रिजल्ट दे रहा है। बाकी सब जगह आपके क्योंकि मार्क्स है तो मार्क्स ऑफ 10% आ गई। एक एक रिजल्ट में यहाँ पर मेरे पास एरर थी। देखिए इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। यानी कि जो एक्सेल का फॉर्मूला, जो लॉजिकल फंक्शंस है या कोई भी फंक्शन जो एरर कोड रिटर्न कर रहा है, उस एरर कोड को एज इट इज ना दिखा के, बिकॉज दैट इज लिटिल टेक्निकल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट this error is just because there is a problem some in the data, is either the data is not available or the excel is this function is unable to calculate the result of that calculation. So you can understand it, but when you give it to a layman they will not understand. And to change those codes into your preferred, so that other person or a layman may understand it, you that is called a error handling. और एरर हैंडलिंग में आप एरर कोड को कुछ और चेंज करके, जैसे कि यहाँ पर हमने हैश एन ए को चेंज कर दिया एब्सेंट से। सो अगर हम किसी को देंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे तो वो देखेंगे कि ठीक है प्रफुल्ल जो है एब्सेंट रहा है, इसीलिए इसका कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाया है, कोई डिवीजन भी जनरेट नहीं हुई है, एब्सेंट आ गया। इसीलिए यहाँ पर भी सॉरी टू बैड लक नेक्स्ट टाइम आ गया है, क्योंकि उनको दोबारा से क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ेगा या जो भी डिसीजन वहां पर होगा। लेकिन यहाँ पर हमने उसको एरर कोड को हैंडल करके एक उसको कम्युनिकेबल वे में ट्रांसफर कर दिया है। सो व्यूअर, आशा करता हूं कि आज आपको कंडीशनल और लॉजिकल फंक्शंस का प्रैक्टिकल यूज समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हम किस तरह से अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और ऑटो डिसीजन लेने की एक्सेल की कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एंड और नॉट फंक्शंस को समझा। इसके लिए हमने इफ इस एरर को समझा, और इस एरर हमें हमेशा इफ के साथ यूज करना पड़ता है, ये आप समझिए, क्योंकि ये एक्सेल ने पहले ये फंक्शन इस तरीके से डिजाइन किए थे, लेकिन एक्सेल ने समझा कि यह वाकई हमारे फंक्शन चूंकि इस एरर है उसको इफ के साथ यूज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको सरल करने के लिए उन्होंने दो और फंक्शन लॉन्च किए, जिसको कहते हैं इफ एरर या इफ एन ए। अब देखिए क्या बेनिफिट्स हैं इनके। इसके थ्रू क्या किया मैंने, इस स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमने सारे जो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे उसको कलेक्ट किया वी लुकअप के द्वारा एक मास्टर टेबल में। जब मास्टर टेबल आ गई तो हमने अपने सारे क्राइटेरियाज को ऑटोमेट कर दिया। एक्सेल खुद कैलकुलेट कर रहा है कि कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स को। एक्सेल खुद कैलकुलेट कर रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन है। एक्सेल खुद कैलकुलेट कर रहा है कि क्या डिवीजन बनी है मार्क्स ऑब्टेन के बेस पे, और मेरे जो ये क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। देखिए क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। लॉजिकल ये जो फंक्शंस हैं, इसीलिए इन फंक्शंस का नाम है लॉजिकल फंक्शन या कंडीशनल फंक्शन, क्योंकि ये किसी लॉजिक और किसी कंडीशन या किसी क्राइटेरिया पर के बेस पर काम करते हैं, उसके बेस पर आपको रिजल्ट ला कर देते हैं। ये मैनुअल टास्क को ऑटोमेटेड करते हैं। और ये देखिए ऑटोमेशन का एक यूज ये है कि जब आप किसी टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं तो पहली चीज तो ये है कि आपको यहाँ पर मिस्टेक्स की जो एक्यूरेसी है, आपकी एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। किसी भी तरीके के मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं। एक बार आपने फॉर्मूला लगाया, उसको ट्रू एंड टेस्टेड कर लिया आपने, तो आप उसको सभी के लिए लगाएंगे, वो सेम सिमिलर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि एक के लिए कुछ और रिजल्ट दे रहा है, दूसरे के लिए कुछ और रिजल्ट देगा। कंडीशंस के बेस पे रिजल्ट देगा। अगर कंडीशंस को आपने सही से चेक कर लिया है, उसके रिजल्ट को एक रिकॉर्ड के लिए परफेक्टली चेक कर लिया है, सारे सिनेरियो चेक कर लिए हैं, तो बाकी रिकॉर्ड के लिए आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। वो उसी तरीके से उसी फैशन में काम करेगा। एक ये वैल्यू एडिशन इससे मिलता है। दूसरा वैल्यू एडिशन है, आपका बहुत सारा मैनुअल टास्क आपका खत्म हो जाता है। देखिए आपके पास
अब स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, मार्क्स आपने फीड करने हैं, आपके पास बोनस मार्क्स कैलकुलेट हो गया, आपके मार्क्स ऑफ 10 कैलकुलेट हो गए, उसके डिविजन कैलकुलेट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज हो गया, और भी कुछ कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। आपके पास पूरा का पूरा एक टेबल स्टूडेंट्स की एनालिसिस की और उसके रिजल्ट्स की बनकर तैयार होगी। कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है। इसी तरीके से आप अगर प्रोफेशनल्स हैं तो आप इंसेंटिव कैलकुलेशंस करते हैं या कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं जहां पर आपके आपकी जो कैलकुलेशंस है वो कुछ क्राइटेरिया कुछ लॉजिक्स पर बेस है, तो आप इन लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो बने रहें मेरे चैनल थिंक एजोरा पर, और आप आनंद लेते रहिए लर्निंग सीरीज का, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्किलफुल बनते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।